ठीक है, तो अब देखो रिवीजन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, और रिवीजन में सबसे जरूरी कि नोट्स तुम्हें याद हो, कम से कम अपने याद होते हैं। क्वेश्चन जेई मेन के बेसिक होते हैं, हो जाते हैं। अगर मान लो वही नहीं याद है, भूल रहे हो कॉपी में लिखी चीज और दुनिया भर की इधर उधर बातें कर रहे हो, तो फिर वो बेकार है। हाँ, क्लास नोट्स याद करो पूरे ढंग से। चलो, तुम्हें देखो फिजिकल में अलग से तुम अभी फिलहाल कवर करो, क्लास में तो बाद में हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस, हाँ रेडॉक्स भी। और आइडियल गैस में देखो क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन डिफ्यूजन पे पूछे जाते हैं कभी कभी, तो वो देख लेना पॉइंट। मैं उसमें एक बार इंपॉर्टेंट कुछ मार्क करा भी दूंगा। और बाकी मोल वगैरह में आते हैं, तो मोल में स्टोइकोमेट्री इस तरह के आते हैं, वो तो सबको आता ही है। तो तुम बेसिकली फोकस किस पे करोगे कि एक तो फटाफट फॉर्मूले इलेक्ट्रो के, ठीक है ना। सरफेस केमिस्ट्री बिल्कुल लास्ट में पढ़ना जेई के पहले, क्योंकि अभी पढ़ोगे भी तो भूल जाओगे इतनी जल्दी। हाईलाइटेड नहीं चाहिए तुम्हें, शॉर्ट नोट चाहिए। चलो हम, हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा भाई रुक जाओ रुक जाओ, रुक कहाँ गए। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं, तुम रिवीजन पे मेन फोकस करो पहला, कि जो टॉपिक्स तुम्हारे कंप्लीट है उनका प्रॉपर रिवीजन। ठीक है ना, हाँ बोलो। हाँ दे देंगे वो तो। क्या, तो हम ही दिलवाएंगे सबके, अलग से कौन देगा। सारे एक साथ मिलेंगे ना बेटा, सर तुम्हें अलग से थोड़ी ना आके देंगे। अच्छा ठीक है, कहाँ तक हुआ था लास्ट टाइम बताओ जरा। अच्छा, गिब्स फंक्शन हो गया था उसमें, स्पॉन्टेनिटी वाली बात हम लोग कर चुके थे, ठीक है। क्या चीज, तो होते रहेंगे। चलो दो करवा देंगे बीच में। अरे इतना क्यों परेशान हो रहे हो। हाँ ले आओ, अच्छी है, लेकिन उसके लिए पैनिक मत हो, पैनिक होने में चीजें गड़बड़ाती हैं। पहले जो है उसको ढंग से रिवीजन करो, और जो नहीं है उसके लिए पहले फार्मूले वगैरह देखो, ठीक है ना। अच्छा, अरे पढ़ लो, यही करते रहोगे तुम तब तक। क्या, उसका हम एक बार पता कर लेंगे, कुछ परसेंटाइल वाला क्या चक्कर में एक दो लोग पूछ रहे थे। अच्छा भाई देखो, लास्ट क्लास में हम गिब्स फंक्शन स्टार्ट कर चुके थे, और गिब्स फंक्शन के थ्रू स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया देख चुके थे। तो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया ये था कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर तुम डेल्टा जी जब कैलकुलेट करते हो, और अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और जीरो है तो मीन्स इक्विलिब्रियम पर है। और डेल्टा जी की वैल्यू कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे क्या आती है, माइनस टी इंटू डेल्टा एस टोटल। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर ही ये स्पॉन्टेनिटी को कनेक्ट करेगा, इसके अलावा जरूरी नहीं है डेल्टा जी नेगेटिव हो तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस आए। तो गिब्स फंक्शन की वैल्यू जो है जी इक्वल टू एच माइनस टी एस है। अब इसमें अगर हम चेंज निकालें जनरलाइज वे में, तो हम लिख सकते हैं डी जी इक्वल टू डी ऑफ एच माइनस टी एस, या डी जी इक्वल टू डी एच माइनस डी टी एस। ठीक है भाई, डी जी इक्वल टू डी एच माइनस डी टी एस। और एच क्या होता है, यू प्लस पीवी होता है, तो डी एच का मतलब डी ऑफ यू प्लस पीवी। डी जी क्या होता है, डी ऑफ यू प्लस पीवी, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी ऑफ टी एस, मतलब डी ऑफ यू प्लस पीवी माइनस डी टी एस। और इसको और ब्रेक करो तो क्या लिख पाओगे, डी जी इक्वल टू डी यू
प्लस डी पी वी माइनस डी टी एस, ठीक। और डी यू फर्स्ट लॉ से क्यू प्लस डब्लू, सही है, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो कि भाई अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्यू तो जो हुआ तुम्हारा वो क्यू रिवर्सिबल हुआ, और क्यू रिवर्सिबल टी इंटू डी एस के बराबर होता है कि नहीं? क्यू रिवर्सिबल टी इंटू डी एस के बराबर होता है। और क्यू रिवर्सिबल अगर टी इंटू डी एस के बराबर होता है तो डब्लू क्या लिख सकते हो रिवर्सिबल? माइनस पी डीवी। डब्लू रिवर्सिबल क्या होता है? माइनस पी डीवी, अगर केवल प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो। अच्छा, स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की थी कि वर्क दो टाइप का होता है, एक तो प्रेशर वॉल्यूम, एक नॉन प्रेशर वॉल्यूम, पीवी वर्क, नॉन पीवी वर्क। तो डब्लू अगर टोटल देखोगे तो दिस इज डब्लू पीवी प्लस डब्लू नॉन पीवी, और डब्लू पीवी रिवर्सिबल प्रोसेस का कितना आता है? माइनस पी डीवी। तो डब्लू को अगर लिखें टोटल तो हम लिख सकते हैं माइनस पी डीवी प्लस डब्लू नॉन पीवी, लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रखते हैं तो देखो डीजी जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिख सकते हो क्यू रिवर्सिबल, और डब्लू की जगह लिख सकते हो माइनस पी डीवी प्लस डब्लू नॉन पीवी, माइनस पी डीवी प्लस डब्लू नॉन पीवी। तो क्यू रिवर्सिबल प्लस ये वैल्यू, ये क्यू प्लस डब्लू हो गया। और डी ऑफ पीवी जो है, डी ऑफ पीवी को हम ब्रेक करके पी डीवी प्लस वी डीपी लिख सकते हैं। डी ऑफ पीवी जो है वो ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं? पी डीवी प्लस वी डीपी। और डी टी एस को भी ऐसे ही, टी डी एस प्लस एस डी टी, तो माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक है। अच्छा, तुम देखो कि क्यू रिवर्सिबल जो है वो क्यू रिवर्सिबल किसके बराबर है? टी डी एस के बराबर। और ये माइनस पी डीवी इधर पी डीवी से जा रहा है, तो नेट क्या बच रहा है? डब्लू नॉन पीवी प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी। डब्लू नॉन पीवी प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी, ठीक है। नोट कर लो जल्दी फटाफट। ठीक है भाई, चलें अगले पेज पे। तो ये नेट वैल्यू अपने पास आ गई कि गिब्स फंक्शन का जो चेंज है दैट इज डब्लू नॉन पीवी प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी। ये है गिब्स फंक्शन का चेंज। जनरल वैल्यू गिब्स फंक्शन की है, किस कंडीशन में है? फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो गिब्स फंक्शन का ये चेंज है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है तो देखो, अगर मान लो कंडीशन लगाएं कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर रख लिया, तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे ये सेकेंड टर्म जो है पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। तो गिब्स फंक्शन का चेंज इस कंडीशन में क्या दिखेगा? डब्लू नॉन पीवी के बराबर। तो अब एक चीज ध्यान रखोगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर सिस्टम में कोई नॉन पीवी वर्क है तो डब्लू उस नॉन पीवी वर्क को रिप्रेजेंट करता है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर चेंज ऑफ गिब्स फंक्शन किसके बराबर है? नॉन पीवी वर्क के बराबर है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे तुम पढ़ते हो कि गिब्स फ्री एनर्जी जो डिक्रीज होती है, गिब्स फंक्शन का जो डिक्रीज होता है
वही तो नॉन पी वर्क की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो जहां भी नॉन पी वर्क होगा उसको गिब्स फंक्शन का चेंज रिप्रेजेंट करेगा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और दूसरी चीज की अगर W नॉन पीवी जीरो हो, W नॉन पीवी अगर जीरो हो तब गिब्स फंक्शन का चेंज है भाई VdP माइनस SdT। W नॉन पीवी अगर जीरो हो तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए गिब्स फंक्शन का चेंज ये है। और गिब्स फंक्शन का चेंज ये है, तो मान लो हम आइसोथर्मल प्रोसेस यूज करें यहाँ पे, अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस यूज करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस में T तो कांस्टेंट है, तो dG की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dG की वैल्यू आ जाएगी VdP, dG की वैल्यू VdP। अच्छा, इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू V। dG की वैल्यू VdP के बराबर होगी, इसको हम डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये इक्वल टू V इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं सेम वैल्यू, ठीक है। अच्छा, dG VdP है, तो अगर मान लो सब्सटेंस हम लेते हैं आइडियल गैस, उसके लिए किस फंक्शन का चेंज निकालना है, तो आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम क्या लिखोगे भाई, एन आर टी अपॉन पी। आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम क्या लिखेंगे, एन आर टी अपॉन पी। तो किस फंक्शन का चेंज क्या लिख सकते हैं, v की जगह एन आर टी अपॉन पी इंटू डी पी। और प्रेशर अगर P1 से P2 चेंज हो रहा है तो क्या आ जाएगा ये वैल्यू, एन आर टी एल एन पी टू अपॉन पी वन, एन आर टी एल एन पी टू अपॉन पी वन। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर कोई आइडियल गैस इन्वॉल्व है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रोसेस अगर आइसोथर्मल है, तो आइडियल गैस के लिए गिब्स फंक्शन का चेंज एन आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू है। अरे सॉरी, एन आर टी एल एन पी टू बाई पी वन है। अब देखो डेल्टा जी तो क्या है, स्टेट फंक्शन का चेंज, तो कैलकुलेट तो हम फार्मूला रिवर्सिबल प्रोसेस से कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लो इरिवर्सिबल प्रोसेस भी है तो भी काम कर जाएगा, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पर ही डिपेंड करेगा कि नहीं है। तो डेराइव तुम रिवर्सिबल के लिए कर रहे हो बट काम इरिवर्सिबल पर भी कर जाएगा। तो डेल्टा जी की वैल्यू आ रही है एन आर टी एल एन पी टू अपॉन पी वन। कब है ये, आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस। हाँ, नॉन नॉन पीवी क्या होता है, जनरली जीरो ही होता है, जो थर्मोडायनेमिक्स में जितने कैलकुलेशन करोगे उसमें बाय डिफॉल्ट नॉन पीवी वर्क हम जीरो मानते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया जाए तब उसको कंसीडर करना है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और अगर मान लो सब्सटेंस कोई सॉलिड या लिक्विड है, तो सॉलिड लिक्विड के केस में वॉल्यूम क्या होता है भाई, अब इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीजी अगर हम लिख रहे हैं वीडीपी, डीजी अगर हम लिख रहे हैं वीडीपी तो बस वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, वी पी टू माइनस पी वन, यही तो हो जाएगा। तो कोई सॉलिड है सब्सटेंस या लिक्विड है तो उस केस में डेल्टा जी वी पी टू माइनस पी वन। आइसोथर्मल 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 प्रोसेस में अगर आइडियल गैस है तो डेल्टा जी कितना होगा, एन आर टी एल एन पी टू बाई पी वन। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर कोई सॉलिड लिक्विड इन्वॉल्व है तो डेल्टा जी कितना होगा, वी पी टू माइनस पी वन, ठीक है। और अगर प्रोसेस आइसोबैरिक है, अरे पूरा फार्मूला, आइसोबैरिक प्रोसेस है तो डीजी वी डीपी माइनस एस डी टी आया था, तो इस कंडीशन में डीजी क्या लिखोगे,
माइनस एस डी टी, तो डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वैल्यू ऐसे भी रिप्रेजेंट की जा सकती है माइनस एस। तो यहाँ पे अगर तुम्हें एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे दिया जाए, एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे दिया जाए, तब तुम सॉल्व कर सकते हो डेल्टा जी की वैल्यू, अदरवाइज नहीं। तो ये फार्मूला जनरल यूज में कम आता है अपने। वीडीपी वाला जो फार्मूला है वो ज्यादा यूज में आएगा। तो आइडियल गैस के लिए क्या आई थी वैल्यू? एन आर टी एल एन पी टू बाई पी वन। सॉलिड लिक्विड के लिए वी पी टू माइनस पी वन। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिख रहे हैं, जरा बताना ध्यान से। H2O लिक्विड का H2O गैस में कन्वर्जन है, और एक कंडीशन है कि भाई 1 atm 100 डिग्री पे करा रहे हैं, ये मान लो ए है। और दूसरे केस में H2O लिक्विड का H2O गैस में कन्वर्जन 2 atm 100 डिग्री पर करा रहे हैं। दो अलग अलग केस हैं, ध्यान दे उन्हें। लिख लिया हमने उधर। एक केस है 1 atm 100 डिग्री, दूसरा 2 atm 100 डिग्री। पहले केस में डेल्टा जी क्या होगा? दूसरे में क्या होगा? बहुत बढ़िया। देखो पहले केस में तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी, दूसरे केस में डेल्टा जी 0 नहीं होगा। अब क्या मिस कर रहे हो तुम? हाँ, यहाँ पे क्या है कि ये प्रोसेस बेसिकली रिवर्सिबल है। तुम्हें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट पे जो फेज ट्रांजिशन है लिक्विड का गैस में कन्वर्जन है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो वाटर के लिए 1 atm 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है। अब अगर प्रेशर तुमने 2 atm किया तो फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट नहीं रहेगा। अरे तो जब पॉइंट सेम होंगे तब तो आएगी वेल। अरे चलो अच्छा, इरिवर्सिबल हो गया, ये इरिवर्सिबल है। ठीक है ना। अब इरिवर्सिबल है तो इरिवर्सिबल के लिए निकालना पड़ेगा हमें। इक्वेशन तो वही लगाओगे लेकिन निकालना पड़ेगा, वैल्यू थोड़ी सेम आ जाएगी जल्दी। तो अब निकालने कैसे भाई, क्या तरीका है अपने पास? एंट्रोपी में कुछ सीखा था हमने, वैसे ही यहाँ काम करना है। देखो अभी सिचुएशन है हमारे पास कि 2 atm प्रेशर है, टेम्परेचर 100 डिग्री। तो पहले हम H2O लिक्विड का प्रेशर 2 atm से 1 atm चेंज करा सकते हैं। और हमें पता है कि लिक्विड का प्रेशर P1 से P2 चेंज कराओ तो डेल्टा जी कैसे निकाला जाता है आइसोथर्मल कंडीशन में। अच्छा, अब H2O लिक्विड 1 atm पर आ गया, तो इसको H2O गैस में ला सकते हैं 1 atm पर, और 1 atm से H2O गैस को 2 atm पर पहुंचा देंगे। तो देखो ओवरऑल वैल्यू को अगर डेल्टा जी बोल रहे हो, इन प्रोसेस में वैल्यू को डेल्टा जी वन, डेल्टा जी टू, डेल्टा जी थ्री बोलो, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू प्लस डेल्टा जी थ्री होगा। सही है भाई। अब डेल्टा जी वन वीपी टू माइनस पी वन पता ही है ना, डेल्टा जी टू 0, और डेल्टा जी थ्री एन आर टी एल एन पी टू बाई पी वन। ठीक है, वैल्यू तो डाल देंगे। अब हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ मान के चल रहे हैं कि हमें 1 मोल के लिए कैलकुलेशन करनी है। सही है। तो 1 मोल है अगर H2O लिक्विड, तो इसका मास कितना होता है? 18 ग्राम होता है 1 मोल H2O लिक्विड का मास। और 18 ग्राम H2O की डेंसिटी क्या होती है लिक्विड की? 1 ग्राम पर ml। तो 18 ग्राम मतलब वॉल्यूम 18 ml होगा। तो अब इस पे लगाया जाए फार्मूला, जो नोट कर लो, अगले पेज पे जाना पड़ेगा। यहीं लगा दो। अच्छा भाई, जगह कम लेकिन। देखो v P2 माइनस P1 क्या है? 1 - 2। तो v तो 18 ml आ गया, इंटू -1 क्या यूनिट है?
एटीएम, यही तो हुआ डेल्टा G1, यूनिट बदल लेंगे। ठीक है। दूसरा डेल्टा G2 0, तीसरा डेल्टा G3 NRT ln P2/P1, तो n तो हो गया 1 इंटू आर इंटू टी 100 मतलब 373 ln P2/P1, तो P2 ये P1 ये। ठीक है। अब यहाँ आर तुम जिस यूनिट में रखोगे उस यूनिट में वैल्यू आ जाएगी, आर जिस यूनिट में रखोगे उस यूनिट में वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? यूनिट तो बदल लोगे, उससे कोई फर्क नहीं। अच्छा यहाँ पे तुम एक चीज देखो, जैसे आर की वैल्यू तुम रखते हो जूल वाली 8.314, तो लगभग 8 × 373 और इंटू LN2 ये कुछ आ रहा है वैल्यू, और यहाँ ml को लीटर में बदलोगे 10⁻³ लगाओगे, और एटीएम लीटर लगभग 100 जूल के बराबर है, तो कुल मिला के इधर एक 0.1 मल्टीप्लाई होगा। तो इस वैल्यू के कंपैरिजन में ये वैल्यू क्या नजर आ रही, काफी छोटी नजर आ रही। तो देखो गैस का जो डेल्टा जी है और सॉलिड लिक्विड का जो है, तो सॉलिड लिक्विड के डेल्टा जी वैल्यू काफी छोटे आते हैं गैस के रिस्पेक्ट में। तो अगर अप्रोक्सीमेशन लेना भी हो तो उनको कैलकुलेशन में तुम निगलेक्ट करके आंसर चेक कर सकते हो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं, ऑब्जेक्टिव में तुम आंसर वेरीफाई कर सकते हो ऑप्शंस दिए हो तो। ठीक है, अगले पेज पे चलें। मैं एक बार समराइज करता हूँ। देखो गिब्स फंक्शन में पहला पार्ट तो हमने वो देखा कि कब स्पॉन्टेनिटी किस कंडीशन में बता पाएंगे, और दूसरा पार्ट हमने देखा कि जनरलाइज डेल्टा जी की वैल्यू निकाल लें। अब ये जनरलाइज डेल्टा जी की वैल्यू जब निकाली तो हमें पता है कि रिवर्सिबल है अगर प्रोसेस, और टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रख दें तो डेल्टा जी किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉन पीवी वर्क को। रिवर्सिबल प्रोसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे डेल्टा जी किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉन पीवी वर्क को। और फिर सेकंड हमने देखा भाई अगर नॉन पीवी वर्क जीरो हो तो डेल्टा जी है VdP माइनस SdT, और VdP माइनस SdT है तो अगर हम आइसोथर्मल कंडीशन लें तो दिस इज VdP, और VdP से हमने दो फार्मूले निकाले, एक तो आइडियल गैस का, एक सॉलिड लिक्विड का। ठीक है ना। अब दोनों फार्मूले तो रिवर्सिबल की इक्वेशन लगा के लाए, लेकिन प्रोसेस अगर रिवर्सिबल भी है तो लगा सकते हो क्योंकि ये इनिशियल फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड कर रहे हैं। और दूसरा आया था माइनस SdT, तो माइनस SdT में जब S को टेम्परेचर का फंक्शन करके दिया जाएगा तभी उससे डेल्टा जी निकाल पाओगे। क्लियर है इतना पॉइंट? अरे बहुत बार तुमसे यही दे के पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, डेटा के साथ कुछ, तो छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखोगे। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी रिएक्शन। देखो अब डेल्टा जी रिएक्शन अलग अलग तरीके हैं कैलकुलेट करने के, वन बाय वन चेक कर लेते हैं। अब रिएक्शन है कोई, अब सपोज डेल्टा जी फॉर्मेशन वैल्यूज दी हैं सबकी, रिएक्शन लिखी है बैलेंस, सबकी डेल्टा जी फॉर्मेशन वैल्यू दी है, तो रिएक्शन का डेल्टा जी कैसे निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, तो कितना हो जाएगा ये, C इंटू डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ C प्लस D इंटू डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ D माइनस
A इंटू डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ ए, बी इंटू डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ बी। ठीक है ना, वैसे ही जैसे डेल्टा एच यूज करते थे। तो रिएक्शन का डेल्टा जी निकालना है तो पहला तरीका ये। दूसरा तरीका कि भाई अगर रिएक्शन के लिए तुम्हें डेल्टा एच एंड डेल्टा एस गिवन हो, ठीक है ना, तो डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करके निकाल सकते हो। डेल्टा एच और डेल्टा एस दिए हो तो डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करके निकाल सकते हो, क्योंकि रिएक्शन तो हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही कराई जाती है। कराई जाती है कि नहीं? तो डेल्टा जी को डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करके निकाल सकते हैं। नहीं, अगर तुम्हें ए बी की एंथैल्पी दी हो तो पहले डेल्टा एच रिएक्शन निकालोगे, एंट्रोपी दी हो तो पहले डेल्टा एस रिएक्शन निकालोगे, फिर डेल्टा जी निकालोगे। और तुम इसी को देखो, पहले ही लिख लो, अगले पे चलते हैं। हो गया। अब अगर इसी में सपोज की रिएक्शन ये पी प्रेशर और T1 टेम्परेचर पे पहले कराई जा रही, बाद में पी प्रेशर एंड T2 पे कराई जा रही, और यहाँ पे तुमको डेल्टा H1 एंड डेल्टा S1 ये गिवन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में डेल्टा जी निकाल लोगे कि नहीं? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब सेकेंड केस में डेल्टा जी, सेकेंड केस में डेल्टा जी लाना है तो तुम्हें कहीं से पहले डेल्टा H2 चाहिए होगा, T2 पता है, और डेल्टा S2 चाहिए होगा। तो डेल्टा H2 कैसे निकालोगे भाई? किरचॉफ्स इक्वेशन, और डेल्टा S2 डेल्टा S1 प्लस डेल्टा, तो कभी एक टेम्परेचर पे दिया हो डेल्टा एस मतलब दूसरे टेम्परेचर पे डेल्टा जी पूछ लिया जाए, तो हम डेल्टा एच और डेल्टा एस की नई वैल्यूज निकालेंगे और फिर नया डेल्टा जी निकाल लेंगे। कहाँ पे? अब इसमें क्या होता है, कई बार डेल्टा सीपी रिएक्शन चाहिए होगा तुम्हें दूसरे टेम्परेचर पे निकालने के लिए, डेल्टा एस, और कई बार क्वेश्चन में ये डेल्टा सीपी रिएक्शन गिवन नहीं होता। और रिएक्शन में गिवन जब ना हो तो उस कंडीशन में हम फिर मान लेते हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रही सिग्निफिकेंटली। तो अगर डेल्टा सीपी रिएक्शन या सीपी वैल्यूज गिवन है तब तो यूज करके निकालोगे, और सीपी वैल्यूज अगर नहीं गिवन है तो उस केस में मान लोगे फिर कि वैल्यू इसलिए नहीं गिवन है क्योंकि डेल्टा एस का वेरिएशन जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। हो गया भाई। अगले पेज पे चल रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। लिखने की स्पीड डबल कर लो तो कोर्स जल्दी हो जाएगा थोड़ा।
अच्छा भाई ठीक है, ये पॉइंट हो गया। डेल्टा जी निकालने के तरीके, एक तो हमें डेल्टा जी फॉर्मेशन दी हो वैल्यूज तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज डेल्टा एस से हम निकाल सकते हैं डेल्टा जी। अच्छा, जो फॉर्मेशन वाला केस था कि डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, उसमें एक चीज ध्यान रखोगे सिमिलरली कि जैसे जो एलिमेंट्स थे अपनी नेचुरल मोस्ट स्टेबल फॉर्म में, उनका हम डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या लेते थे, जीरो। वैसे ही जो एलिमेंट्स हैं अपनी नेचुरल मोस्ट स्टेबल फॉर्म में, रेफरेंस फॉर्म में, उनका डेल्टा जी फॉर्मेशन भी कैलकुलेशन में जीरो लेते हैं। चाहो तो लास्ट में ये पॉइंट लिख लो। फॉर द एलिमेंट्स फॉर द एलिमेंट्स present in their natural most stable form, for the elements present in their natural most stable form, present in their natural most stable form, present in their natural most stable form, ब्रैकेट में रेफरेंस फॉर्म ब्रैकेट क्लोज, the value of delta g formation is taken as 0. The value of delta g formation is taken as 0. The value of delta G formation is taken as 0. ठीक है भाई। अगला पॉइंट एक और, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट रिएक्शन एंड के इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन के डेल्टा जी नॉट में क्या रिलेशन होता है, देख लेते हैं। भाई जैसे मान लो एक, ये हमें रिएक्शन दी गई है। अब इस रिएक्शन में पहले हम स्टैंडर्ड कंडीशन में करा रहे हैं। रिएक्शन को हम क्या करा रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में। अच्छा, स्टैंडर्ड कंडीशन में करा रहे हैं तो प्रेशर कितना होता है, 1 बार। तो इसका 1 बार है, उसका भी 1 बार है। और फिर इसको नॉर्मल कंडीशन में करा रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशन में इसका प्रेशर सपोज PA बार है, और नॉर्मल कंडीशन में इसका प्रेशर PB बार है। करा रहे हैं कांस्टेंट, इस कंडीशन में प्रेशर फिक्स है, ओवरऑल टेम्परेचर फिक्स है, इसमें भी प्रेशर फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, तो करा तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे रहे। बट इस कंडीशन में प्रेशर कितना है, 1 बार, इसमें PA बार और PB बार। अच्छा तुम बताओ कि कोई गैस है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो आइसोथर्मल कंडीशन में अगर उसका प्रेशर P1 से P2 चेंज हो, तो किस फंक्शन का चेंज क्या होता है, nRT ln P2/P1। तो अगर मान लो कि ए का गिब्स फंक्शन वैल्यू यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन में GA0 है, ए का गिब्स फंक्शन वैल्यू क्या है, GA0, तो अगर प्रेशर 1 बार से चेंज हुआ PA बार, तो गिब्स फंक्शन का चेंज कितना होगा एक मोल के लिए, RT, एक मोल के लिए RT ln PA/1, होगा कि नहीं। तो गिब्स फंक्शन का चेंज इतना होगा, तो नई वैल्यू कितनी होगी, GA0 प्लस RT ln PA/1। इसी तरह अगर मान लो बी का गिब्स फंक्शन स्टैंडर्ड वैल्यू थी GB0, और इसका प्रेशर 1 बार से PB बार चेंज हुआ, तो इसका नया गिब्स फंक्शन क्या लिखोगे, GB0 प्लस RT ln PB/1। ठीक है, तो ये नई गिब्स फंक्शन की वैल्यू आ गई अगर हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में थे और नॉर्मल कंडीशन में आए किसी, तो ये नई वैल्यूज है। तो नई वैल्यूज है, तो इसको तो हम बोल रहे हैं GA पूरी को।
और इसको बोल रहे हैं जीबी। ये 1 मोल के लिए आई है, ध्यान देना, जीए एंड जीबी। तो अच्छा, डेल्टा जी कितना होगा नॉर्मल कंडीशन में? डेल्टा जी रिएक्शन अगर निकालेंगे तो प्रोडक्ट का गिब्स फंक्शन माइनस रिएक्टेंट का गिब्स फंक्शन, यही तो लिखोगे। तो प्रोडक्ट का गिब्स फंक्शन क्या हुआ? बी इंटू जी बी नॉट प्लस बी आर टी एल एन पी बी अपॉन 1। प्रोडक्ट का हो गया माइनस ए इंटू जी ए नॉट प्लस ए आर टी एल एन पी ए अपॉन 1। इतना वैल्यू आएगा भाई। डेल्टा जी हम फाइनली निकाल रहे हैं, मिस प्रिंटिंग हो गई। डेल्टा जी फाइनली निकाल रहे हैं, तो डेल्टा जी फाइनली क्या होगा? प्रोडक्ट का गिब्स फंक्शन माइनस रिएक्टेंट का गिब्स फंक्शन। तो प्रोडक्ट का गिब्स फंक्शन जी भी था, रिएक्टेंट का जी ए था, तो बी इंटू जी बी माइनस ए इंटू जी ए। तो वैल्यू राइट साइड लिखी है, बी इंटू जी बी माइनस ए इंटू जी ए की। अच्छा, यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है इसका डिफरेंस क्या बोलोगे? डेल्टा जी नॉट। अरे इसका डेल्टा जी नॉट बोलो कि नहीं? क्योंकि डेल्टा जी नॉट अगर लिखो तो डेल्टा जी नॉट हम ऐसे लिख सकते हैं रिएक्शन का, बी इंटू जी बी नॉट माइनस ए इंटू जी ए नॉट। तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस तो वही दिखा रहा है। तो डेल्टा जी रिएक्शन जो हुआ ये हो गया डेल्टा जी नॉट रिएक्शन। ठीक है। अब सेकेंड टर्म का डिफरेंस, सेकेंड टर्म में अगर तुम नोटिस करो तो आर टी तो कॉमन है। अब आर टी कॉमन है तो ये बी को अगर एल एन के अंदर ले लें तो ये हो जाएगा आर टी एल एन पी बी बाई 1 टू द पावर बी। और इधर ए को अंदर ले लें इसके, तो आर टी एल एन पी ए बाई 1 टू द पावर ए। आर टी कॉमन हो गया तो एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है? एल एन ए बाई बी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर टी एल एन पी बी अपॉन 1 टू द पावर बी। जगह कहाँ है? चलो बना लेते हैं। अरे उसके नीचे वो आएगा नहीं। अरे एरोम तुम हो जाओगे। ये आ जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन पी बी अपॉन 1 टू द पावर बी पी अपॉन 1 टू द पावर ए। कई लोग चक्कर में ही वन को क्यों जबरदस्ती लिए पड़े? वन को इसलिए लिए पड़े हैं ताकि हम तुम्हें बता पाए कि ये क्वांटिटी अंदर की यूनिट लेस बन रही है। वन हटा दो तो पीबी टू द पावर बी अपॉन पी ए टू द पावर ए को रिएक्शन कोशेंट लिखते हो, याद आया? याद आ गया। तो ये रिएक्शन कोशेंट ही है बट यूनिट लेस लिखना है, और यूनिट लेस कब बनेगा? जब प्रेशर बार में डालोगे। ठीक है ना? क्योंकि वो बार के साथ रेशियो है। तो अब मैं इसको जनरलाइज करके लिख रहा हूं, ये पेज लिख लिया सबने? अब तुम्हारे लिए फाइनल इक्वेशन जो आएगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, ये एडवांस लेवल में जो एडवांस क्वेश्चन पूछे आते हैं उनके लिए हैं चीजें। मेंस में फाइनल फार्मूला काम करेगा। हाँ बेटा। हाँ तब ले लेंगे, अभी पहले पहुंचने तो। ठीक है। ये आ गया डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अच्छा, क्यू को हम क्यू नॉट लिखते हैं, वो वैल्यू मतलब कैलकुलेट करोगे तो बार में कैलकुलेट करोगे। हाँ यहीं से नेक्स्ट इक्वेशन आती है। अच्छा वही बोलना चाह रहे थे। तो ये तुम्हारी डेल्टा जी की वैल्यू आ गई है। सब एक ही जैसे रखेंगे, ए बी सी डी आ रहा है पूरे में।
डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये जनरल इक्वेशन है तुम्हारी। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी निकालना है तो रिएक्शन कोशेंट पता चल जाए, डेल्टा जी नॉट पता चल जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ठीक है। अब ये बताओ कि ये सब हमने कैलकुलेट किया है तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे कैलकुलेट किया है। और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे अगर मान लो इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी कितना होता है? जीरो। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे अगर रिएक्शन करा रहे हो तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है। और डेल्टा जी जीरो होता है, साथ में क्यू किसके बराबर होता है? रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है कि नहीं? तो अगर ये वैल्यू इसमें पुट करो तो डेल्टा जी तो आ गया जीरो। डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, इस पे आ चुके हैं क्वेश्चन कई बार। डेल्टा जी नॉट हो गया माइनस आर टी एल एन के। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आ गई? माइनस आर टी एल एन के। डेल्टा जी नॉट हो गया माइनस आर टी एल एन के। ठीक है भाई। हाँ, स्टैंडर्ड किस फंक्शन का चेंज है फॉर द रिएक्शन। तो ये इक्वेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। डेल्टा जी नॉट हो गया माइनस आर टी एल एन के। देखो जल्दी से। तो जितना डिक्रीज है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होता था, उसको डेल्टा जी से पता लगा लेते थे। रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा भाई, हो गया? जल्दी लिखो। क्या? हाँ, बी इंटू जी बी नॉट माइनस ए इंटू जी ए नॉट। अच्छा, इस डेल्टा जी नॉट को तुम डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट भी तो लिख सकते हो। इस डेल्टा जी नॉट को डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट भी लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? तो अगले पेज पे चलना है। तो एल एन के की वैल्यू देखो क्या आएगी इनके टर्म्स में। माइनस आर टी से डिवाइड करोगे तो एल एन के कितना दिखेगा? माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। ठीक है भाई। अरे पढ़ लो भाई। ये पीछे थर्ड रो का फोर्थ एलिमेंट क्या हो गया? वो तो थर्ड है, तुम ही हो फोर्थ। नहीं, हम तुम्हें बोल रहे हैं। पढ़ लो भाई। देखो पिछली जो इक्वेशन थी इसको हमने डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट के बराबर लिखा और फिर एल एन के की वैल्यू निकाली तो एल एन के अपने पास इतना आ रहा है। अब एल एन के आ रहा है माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर। तो टेम्परेचर के छोटे वेरिएशन में डेल्टा एच डेल्टा एस वेरी नहीं करते, इनसिग्निफिकेंट चेंज होता है। तो अगर हम डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट, ये रिएक्शन का है,
कांस्टेंट एज्यूम करके चलें तो ln के और 1/t के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ln के एंड 1/t के बीच का ग्राफ कैसा आएगा? और स्लोप, स्लोप नेगेटिव होगा पॉजिटिव? क्या बोल सकते हो डायरेक्ट? स्लोप और इंटरसेप्ट की ये वैल्यूज हैं, और स्लोप इंटरसेप्ट की ये वैल्यूज हैं, तो ln के वर्सेस 1/t का ग्राफ अगर देखोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। मान लेते हैं कि स्लोप नेगेटिव है, बाकी नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये जो स्लोप है ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है या पॉजिटिव भी हो सकती है। डिपेंड करेगा डेल्टा एच पे, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। तो देखो इसमें अपने पास क्या क्या रिजल्ट आए। एक तो आया डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। दूसरा आया डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। और उसी में अगर उसको डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट के बराबर कर लें तो ग्राफ भी आ जाएगा। कई बार ये ग्राफ पे क्वेश्चन बनते हैं कि ग्राफ में एल एन के और 1/t का ग्राफ दिया होता है, डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट कराते हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन जरा कर लिया जाए इस पे। बोले भाई, अरे रख लो, ये सब गड़बड़ की निशानी है। अच्छा एक क्वेश्चन लिखना, जरा कनेक्ट करना है, पूछा कहाँ से पहले तो। बोले हीट लिबरेटेड, हीट लिबरेटेड by a given amount of ideal gas, heat liberated by a given amount of ideal gas, by a given amount of ideal gas undergoing, undergoing reversible isothermal process, undergoing reversible isothermal process is 1200 calorie. Heat liberated by a given amount of ideal gas undergoing reversible isothermal process is 1200 calorie at 300 Kelvin. At 300 Kelvin. Full stop. What is change in Gibbs function? What is change in Gibbs function of the gas in this process? What is change in Gibbs function of the gas in this process? Change in Gibbs function of the gas in this process. जिसका आ जाए आंसर हैंड रेस करो।
थोड़ा बहुत दिमाग दौड़ा लो। बोले आंसर। तुम बता भी नहीं रहे हो, बोलने भी नहीं दे रहे हो। अद्भुत। तुम 10-20 आंसर बता डालोगे हमें तब तक। ये मतलब जुगाड़ बिड़ा रहा है। 1200 डिवाइडेड बाई 300, 1200 मल्टीप्लाई बाई 300, 1200 माइनस 300 प्लस 300, सब काट डालेगा उतनी देर में ये। हैं? अरे थोड़ा दिमाग लगा करना है ना। आंसर है 1200। कितने लोगों का 1200 आया? ओके देखो। देखो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो तुम्हें पता है डेल्टा जी आइडियल गैस का जो होगा वो कितना होगा, जल्दी बताओ। एन आर टी एल एन P2/P1, ये वैल्यू हमें चाहिए। अब ये चाहिए तो तुम्हें पता है आइसोथर्मल में डेल्टा यू तो जीरो होता है और क्यू होता है -W के बराबर। और W लिखते हो -NRT, तो माइनस प्लस ln V2/V1 या P1/P2। और ये वैल्यू हीट लिबरेटेड दी है -1200 कैलोरी। तो अब तुम देखो एनआरटी एल एन P2/P1 क्या हो जाएगा? +1200। अरे दिमाग लगाओ, कुछ भी मत लगाओ। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अरे सीधा ही था। तुम पहले देखो तुम्हें निकालना क्या है वैल्यू, और फिर कनेक्ट करो कि कहाँ से आ सकती, दिया क्या क्या चीजें। नहीं, ऑप्शन होते तो भी आंसर जीरो भी था ऑप्शन में। नहीं सोचो ना, क्या मना थोड़ी ना किया है। तुम्हें डेल्टा एच पता नहीं है। डेल्टा एच कहाँ पता? एच पता नहीं है, डेल्टा एच पता है। एंट्रोपी रिवर्सिबल है। हाँ तो ठीक है, डेल्टा एस आ जाएगा। और डेल्टा एच जीरो होगा, हो गया। भाई जीरो माइनस टी डेल्टा एस हो गया, और टी डेल्टा एस क्या है? क्यों रिवर्सिबल। अरे ये भी हो जाएगा कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लगा रहे हो। ये तो जीरो होगा आइसोथर्मल का। और टी डेल्टा एस क्या होता है? क्यों रिवर्सिबल के बराबर होता है कि नहीं? तो वही तो है, कैसे भी सोचो तुम। एक और। अब भाई ज्यादा मिनट नहीं है। इसमें थोड़ा इक्विलिब्रियम भी इन्वॉल्व है। फाइंड डेल्टा जी, ब्रैकेट में जूल पर मोल। फाइंड डेल्टा जी, ब्रैकेट में लिखो जूल पर मोल। फाइंड डेल्टा जी, ब्रैकेट में जूल पर मोल, ब्रैकेट क्लोज। फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन at 300 kilopascal, for the reaction at 300 kilopascal and 27 degree centigrade. 300 kilopascal and 27 degree centigrade. 27 degree centigrade, where where all the gases, where all the gases are in stoichiometric ratio of moles, where all the gases are in stoichiometric ratio of moles, where all the gases are in stoichiometric ratio of moles। अच्छा रिएक्शन दी है। लिख लो। अरे तुम बस सॉल्व करो, जनरली वगैरह नहीं। Ln 2.7 है, और एक दो वैल्यू और दी है। सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो जाएंगे।
अरे लिख तो लें क्या क्या है। अब तो घबरा गए सब चीज। आज जितना पढ़ाया है सब इस क्वेश्चन में आ गया है। आज जितनी चीज पढ़ाई है लगभग सारी आ गई क्वेश्चन में। बस तुम दिमाग पहले निकालना क्या है, फिर देखो उसमें क्या क्या चाहिए, फिर चलते हो बैक। ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुका है, तो क्या अब और नहीं होगा? अच्छा जेई मेन में भी आ चुका है इसी टाइप का। नहीं तो आप समझ जाओगे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इधर वाला जो बता रखा है पूरा। तो एडवांस का कॉपी होके आ जाता है क्वेश्चन, क्या करेंगे? तो बोर्ड लेवल का पढ़ोगे तो क्या जेई मेन का होगा? जेई एडवांस लेवल का पढ़ोगे तो जेई मेन फटाफट निकलेगा। एग्जाम का जो लेवल है उससे ऊपर ही चलना चाहिए। चलो बोर्ड पे ध्यान दो। भाई चीजें जो दी हैं कैसे यूज कर सकते हो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। बस अब बढ़ाओ कुछ जुगाड़। अब टोटल प्रेशर 300 किलो पास्कल है, और गैसेस जो है स्टोइकोमेट्रिक मोल रेशियो में है, तो प्रेशर भी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में होगा। इसका मतलब N2O4 और NO2 क्या है, 1:2 के रेशियो में ना। तो ये प्रेशर भी 1:2 के रेशियो में ही होगा। टोटल दिया है 300। क्या आंसर देखना पड़ेगा भाई। अभी हम बताएंगे नहीं क्योंकि गलती कई से आंसर हैं। तुमने सही तो कर रहे हो लेकिन कुछ मिस कर गए क्वेश्चन। कहीं कुछ मिस कर गए पॉइंट, बाकी सही है तुम्हारा जो आंसर पहुंच रहा है जहां तक। देखें। 3360 ये आंसर है। हाँ कुछ हमने कहा ना छोटा सा कुछ मिस कर रहे हो गड़बड़। देखो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का माइनस रिएक्टेंट के फॉर्मेशन का तो जीरो वैल्यू आएगा। देखो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन जीरो आ रहा है। अच्छा डेल्टा जी नॉट जीरो आ रहा है, और दूसरा प्रेशर अगर लिखें तो कितने लिखें भाई, देखो 300 किलो पास्कल है, इसका मतलब 3 बार है। हमें तो प्रेशर बार में ही चाहिए होता है ना उसमें, और बार में चाहिए तो ये 1:2 के रेशियो में, इसका मतलब इसका 1 बार होगा और इसका 2 बार होगा उसी रेशियो में, तभी 3 बार आएगा। तो अब रिएक्शन कोशेंट कैसे निकालें, 2 का स्क्वायर अपॉन 1 मतलब 4 आ रहा है। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस, अरे सॉरी प्लस आर टी एल एन क्यू। आर दिया था 8, टी कितना है 300, एल एन 4। ठीक है, और एल एन 4 कितना हो गया 1.4, तो मल्टीप्लाई करो आंसर। आया समझ में? देखो ये टोटल प्रेशर दिया था तुमको 300 किलो पास्कल, हमें चाहिए बार में पहली चीज, तो 3 बार टोटल प्रेशर है। अब ये बोल रहे हैं कि गैसेज स्टोइकोमेट्री के मोल रेशियो में अवेलेबल है, इसका मतलब इस कंटेनर के अंदर 1:2 के रेशियो में गैसेज हैं। तो
जिस कंडीशन में दिया हमें क्या इक्विलिब्रियम थोड़ी ना होगा। हाँ किसी पॉइंट पे दिया, इतना इतना प्रेशर लिया हमने, खत्म। तो अब 1:2 के रेशियो में है, तो 3 बार डिवाइड कर लो, 1 2 दो आ जाएंगे। इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि देखो डेल्टा जी आ रहा है पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन। प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है इस कंडीशन में। समझे, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो कई चीजें यूज हो गई, एक तो डेल्टा जी फॉर्मेशन वाला, और ये सब कॉन्सेप्ट इधर के, और इस तरह का क्वेश्चन जेई मेन में आ चुका है। पहले एडवांस में आया था काफी, उसी कॉपी एक आ गया था इधर। अब तो घर पे कर लो ना, अब वो भी कराते हैं हम ही, प्रैक्टिस करोगे। शीट खोलो, शीट है, शीट ढूंढनी पड़ेगी। थर्मोडायनेमिक्स की मिल गई ना शीट, घर पे कर लेना अब, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप भाई होमवर्क डिस्कस कर लिया जाए और नया दे दिया जाए। हाँ कर देखो, डरनेस कुछ होता है किसी का तो कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जब कोई सिचुएशन होती है तो अपने को प्लानिंग करनी पड़ती है कि अब ये है तो इसके हिसाब से क्या बेस्ट प्लानिंग हो सकती है। मान लो कभी एग्जाम में 100 मार्क्स का है और लग रहा है एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे, रोने लगोगे। तब तुम ढूंढना शुरू करोगे भाई कौन सा ऐसा है जो हम कर सकते हो क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन मार्क करोगे और फिर उनमें मेहनत करोगे तो स्कोर बढ़ेगा। शाम को 5 o'clock, 12 बजे तक आना, 5 पे ही लेकिन। अच्छा भाई होमवर्क लाओ, क्या था जल्दी जल्दी। किसको, तो अब डिस्कस कहाँ से करना है, दे तो दिया था। जेई एडवांस मेन दी थी। अच्छा एक एक करके हम पूछ लेते हैं। OE1 डिस्कस हो गई अपनी पूरी, कुछ बचा तो नहीं। OE2 हो गई कंप्लीट डिस्कशन, नहीं कहाँ तक हुई। OE2 नहीं दी थी क्या। हाँ डिस्कशन नहीं हो पाया, तो कहाँ तक हुई थी, पहले कभी हुई थी कि नहीं। OE2 अच्छा, जेई मेन दिया था। जेई मेन कंप्लीट हो चुका है। जेई एडवांस, वैसे जेई एडवांस में एक क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, बाकी अभी हो जाएंगे। आयनिक में वो है, तो जेई एडवांस में ही बता दो, पहले निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जेई एडवांस का डाउट हो तो बोलना। 2 3 4 अभी छोड़ सकते हो, 3 4 छोड़ दो, बाद में अभी आयनिक के समय निपटा लेंगे। 5 5, फिर OE2 पे देखो। OE2 में बताना भाई, क्वेश्चन नंबर 1, 2 2, 3 3 थोड़ा बड़ा है, बस करना तुम्हें पड़ेगा लेकिन। 4 5 5 का सी। हाँ डाउट हो तो हाथ उठा के पूछो। OE2 6 6 का बी। 7 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15। लो चेक करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2,
देखो 2 में क्या हो रहा है, एलोट्रोपिक चेंज करा रहे हैं ग्रेफाइट से डायमंड में, और एंथैल्पी चेंज 1.9 है। वैसे तुम्हें एंथैल्पी डायग्राम याद हो तो डायमंड ऊपर था, ग्रेफाइट नीचे और CO2 सबसे नीचे। ठीक है, डायमंड को जलाने से ज्यादा हीट निकल रही थी ग्रेफाइट के कंपैरिजन में। तो अब यही तुमको वैल्यू दी है 1.9। अगर 1 मोल डायमंड को जलाते हो या ग्रेफाइट में कन्वर्ट करते हो तो इतनी हीट चेंज होगी, जो इसके इसके डिफरेंस के बराबर है, इतनी हीट रिलीज होगी। मतलब उल्टा हो गया। देखो, अगर ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करेंगे तो इतनी हीट रिलीज होगी, मतलब ये डिफरेंस कंज्यूम होगी, ये डिफरेंस तुम्हें दिया जा रहा है। फिर बोलना है 6 ग्राम डायमंड और 6 ग्राम ग्रेफाइट को सेपरेटली जलाते हैं तो कितना ज्यादा हीट फर्स्ट केस में रिलीज होगा। 6 ग्राम मतलब 0.5 मोल। तो 0.5 मोल के करेस्पॉन्डिंग हीट भी 1.9 इंटू 0.5 हो गई। अब यहाँ तो देनी पड़ रही थी, लेकिन जलाओगे तो डायमंड में इतनी एक्स्ट्रा हीट निकलती है ग्रेफाइट के कंपैरिजन में, तो यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में करना कुछ नहीं, केवल ऐड सब्सट्रैक्ट ही करना है ध्यान से। उसमें वो मेहनत वाला है थोड़ा। 5 का C, इसमें बोल रहे हैं ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव। इसका मतलब बोल रहे हैं डेल्टा H अगर नेगेटिव है तो डेल्टा G हमेशा नेगेटिव होगा। ऐसा सही है क्या? गलत है? नेगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि डेल्टा G हो गया डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, तो अकेले इस पे नहीं कर रहा। और 6 का B, द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन दी है, वुड बी -15.5 किलो जूल पर मोल। अच्छा, ऊपर डेटा दिया है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 एंड फॉर्मिक एसिड का दिया हुआ है, तो एंथैल्पी चेंज निकाल लो, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन, H2 का जीरो होगा। नहीं आ रहा है क्या? ये तो सीधा है। एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का क्या होगा, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। 12। देखते हैं। इसमें देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फर्स्ट HS बॉन्ड की 376 दी है, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2S एंड सल्फर ये -20 एंड 277 दी है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस हाइड्रोजन एटम 218 दी हुई है। तो हमें इससे पहला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल बताना है। तो देखो, H2S है, बॉन्ड तोड़ोगे पहला तो H प्लस HS, तो उसमें दे रहे हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फर्स्ट बॉन्ड की 376 है, मतलब इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज 376 है। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2S और S का दिया हुआ है। अब H2S और S का दिया है, और S, ठीक है, और एक दिया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस हाइड्रोजन एटम, इसका भी दिया है। तो इस 376 को लिख सकते हो डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H, ठीक है, प्लस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ HS माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2S, तो ये -20। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगाओगे तुम्हें HS का मिल जाएगा। हो जाएगा अब तो। अब ये पता नहीं भाई। देखो ये 20 हो गया प्लस का, तो ये हो गया 38, 238 आ जाएगा, तो इधर ले आओगे। हम्म? और कुछ थर्मोकेमिस्ट्री में क्या दिया था? जे एडवांस तो हो गई भाई, कहाँ हो तुम?
थर्मो 2 की शीट निकालो जरा, कुछ होमवर्क इंपॉर्टेंट दिया जाए। ये किसकी थी? तुम्हारी। देखो थर्मो 2 में क्या चीज? हाँ देख के देंगे। देखो पहले थर्मो 2 रिवाइज कर लेना, तब ये स्टार्ट करोगे, क्योंकि जब चीजें याद होंगी तभी होगा कुछ। तो रिवाइज करके होमवर्क करना है। लिखो तो, फार्मूला शीट एक बना लो खुद से। कंफ्यूजन प्रैक्टिस से जाता है, जब तुम करते हो बैठ के ध्यान से रिवीजन के साथ। अच्छा वही वन एक्सरसाइज में एक काम कर लो, टेस्ट तो है नहीं तुम्हारा संडे को। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1 से 30 तक कर लोगे? 1 से 29। आप भाई हाँ बोल दिया, आप कुछ नहीं हो सकता। हाँ है, होगा हम तो 1 से 30 तक, ठीक है। अरे हो जाएगा। ये ओई वन के बहुत ही छोटे और बेसिक प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है। ऐसी वन के अगर 15 भी देंगे तो इससे भारी पड़ेंगे तुम्हें। अभी तो ये करनी है तुम्हें, पहले एक्सरसाइज बेसिक वाली सारी करा के प्रैक्टिस कराएंगे। ओई वन जेई मेन, ओई वन जेई मेन। ठीक है भाई, तो इतना काम कर लेना। अब स्ट्रेटजी सुनो। अभी इतना सब पढ़ाया वो इम्पोर्टेंट था, उसमें तो इधर उधर हो रहे थे। देखो भाई पहले, अब घर जाके जो काम करना है तुम्हें, एक तो मुंह बंद रखना है पहला तो। एक तो ये काम कर लो कि पहले हर सब्जेक्ट में कितने कितने टॉपिक्स तुम्हारे कवर हो चुके हैं और कितने बचे हैं। अरे मुंह बंद रखो, पहला ये बोला था। तो टॉपिक की एक लिस्ट बनाओ, अपने अपने आप बनाओ तुम, ये नहीं कि कहीं से मिल जाए, अपने आप बनाओ। और उसमें देखो कितने कवर्ड हैं और कितने बचे हैं। अब जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, एक बार जेई मेन की पुरानी एक्सरसाइज उठा के देखो कि उनमें मतलब किसमें ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। भाई फिजिकल में तो हम बता देंगे, बाकी सब्जेक्ट में सर लोग ही बता पाएंगे, तो यार सर लोग से पूछ लो तुम कि ये टॉपिक्स हैं, इनमें मतलब ऑर्डर एक बता दें लगभग कि किसमें ज्यादा क्वेश्चन आए और किसमें बहुत ही कम आए। तो जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, पहले उन टॉपिक्स को मार्क करो, एक बार फटाफट उनके पास फार्मूले देखो और जेई मेन के पुराने क्वेश्चन करो उस पे। ऐसा नहीं कि तुम्हें आता नहीं, 12th तो पास ही किया है, बाईपास तो किया नहीं। तो देखो होता क्या है कि जो तुम पढ़ चुके हो वो तुम्हें अच्छे से आते हैं, उनको बस रिवीजन रखना है प्रॉपर। और जो नहीं पढ़ चुके हो उनमें बेसिक टॉपिक है कुछ, एक दो टफ भी है। तो हमसे जो टॉपिक हो जाए और जो नहीं हो जाए वो दिमाग में होना चाहिए कि ये वाला नहीं हो पाएगा खुद से, और ये है जो हम कर लेंगे। तो जो कर लोगे टॉपिक, उन पे तुम बस बेसिक एक प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के, उतना सफिशिएंट रहेगा। वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, तुम देखोगे किसी साल में उससे पहले भी लगभग वैसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन ही तुम्हें दिखेंगे। और जो तुम्हें लग रहा है भाई ये तो बस की है नहीं टॉपिक, उसको किनारे कर दो। उसमें हम लास्ट में, ये तो पढ़ा दिया भाई, उसमें हम लास्ट में कुछ तुम्हें अपने सब्जेक्ट में तो कुछ टिप्स दे देंगे जिससे काम बन जाए, और बाकी सब्जेक्ट में सलों से भी बोल देंगे कि कुछ ऐसा वो कर दें शॉर्टकट जिससे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहे। और बाकी प्लानिंग कर रहे हैं कि और क्या बेटर हो सकता है तुम्हारे लिए, है ना। देखो टोटल आते हैं 30 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में, और 5 छोड़ने होते हैं। तो इसका मतलब तुम्हें बस ऑब्जेक्टिव पे पूरा ध्यान देना है कि वो पूरे निकालने जितने निकल जाएं। और सब्जेक्टिव में तो 5 तुम्हारे हाथ में, लेकिन कैलकुलेशन आती। जेई मेन में क्या कई बार वो खुद नहीं, जेई मेन में कई बार वो लोग खुद नहीं कैलकुलेट करते कितनी कैलकुलेशन है।
तो क्वेश्चन तुम आइडेंटिफाई, वैसे तुम लोग क्या करते हो, फिजिकल को साइड में करते हो, और तो ये तुम्हें बताने की जरूरत है नहीं। हाँ, तो उसको तुम पहले किनारे कर देते हो। नहीं, वो टॉपिक वो हम बता देंगे तुम्हें अपने सब्जेक्ट में, बाकी इससे सर लोगों से एक बार बोल देंगे कि वो पढ़ा नहीं पाएंगे, पढ़ा कहाँ से देंगे अभी इतनी जल्दी। उसमें हम मतलब ये काम की मतलब कुछ जरूरी पॉइंट्स होते हैं ना, जिससे लगभग काम बन जाए, वो वाले पॉइंट्स बता दें। पढ़ाने में तो क्या, हमें बहुत डिटेल में जाना ही पड़ेगा। तुमने जरूरी चीजें मिस की भाई, जरूरी चीजें मिस कर दी तुम्हें, कोई बताएगा नहीं इनको क्या हुआ। भाई रिकॉर्डिंग तो देख लो, लेकिन हम उधर थे। और और हमारे बिना बढ़िया लगेगी नहीं रिकॉर्डिंग। इतना काम कर लें, देखो आराम से बढ़िया जाके खाना खाओ, आराम करो, प्लानिंग करो। क्योंकि क्या होता है कि प्लान अगर सही है, सटीक है, तो तुम्हें कम मेहनत पड़ती है और ज्यादा आउटपुट निकलता है। और बिल्कुल लगे रहो वो एक जीव जंतु की तरह, नाम नहीं बोलेंगे, तो उससे आउटपुट नहीं आता।